हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक डेफिशिएंसी एंड रिफॉर्म मेजर्स। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 9 फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCU 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है डेफिशिएंसी एंड रिफॉर्म मेजर्स। तो डेफिशिएंसी, हम किस चीज में डेफिशिएंसी देख रहे हैं? हमने इससे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था इंडियन मनी मार्केट। सो इंडियन मनी मार्केट में के बारे में हमने देखा था और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने देखे थे जो कि इंडियन मनी मार्केट में आपको देखने को मिलता है। सो अगर हम बात करें डेफिशिएंसीज की, इंडियन मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो उसको हम जो है एकदम ही जो डेवलप्ड, बहुत ही ज़्यादा जो डेवलप्ड मनी मार्केट्स है उनके साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज और वहाँ का जो स्टेबिलिटी रहता है मार्केट का वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो अगर हम जो है डेवलप्ड मनी मार्केट की बात करें, डेवलपिंग वगैरह की बात करें, तो उनमें थोड़ा बहुत आपको डेफिशिएंसी तो देखने को मिलेगा ही। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इंडिया की, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पहला जो मेन डेफिशिएंसी हमको देखने को मिलता है दैट इज रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ये अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। सो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जैसे लाला लोग वगैरह रहते हैं, सेठ लोग वगैरह रहते हैं, उनके पास जाके जो है हम लोग पैसे, जो बोरोवर होता है वो उन लोगों से जो है पैसे मांगता है, तो वो एक तरीके से हमारा जो है वीकनेस ही है। So the existence of an unorganized sector of money market consisting of indigenous bankers and money lenders is an important weakness of the Indian money market as the RBI is little control over their activities. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, रेगुलर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहां पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आरबीआई जो होता है उसको रेगुलेट करता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, जो बोरोवर है उसके प्रोटेक्शन के लिए, लेंडर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे देयर आर वेरियस नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो प्रॉपर तरीके से जो है रेगुलेटेड सेक्टर होता है, बट ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो रेगुलेटेड सेक्टर नहीं रहता और आरबीआई के दायरे में, आरबीआई के कंट्रोल में जो है वो नहीं आता, जिसके कारण बहुत दिक्कतें जो वहां पे रहती है, समस्याएं रहती है। आरबीआई ने काफी सारे अटेम्प्ट्स किए तो थे कि इंडिजीनियस बैंकर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में लेके आए, बट उस डायरेक्शन में ज्यादा कुछ जो है तरक्की जो है, ज्यादा कुछ प्रोग्रेस जो है उस एरिया में बट हुआ नहीं। तो ये एक तरीके से हमारा जो है एक डेफिशिएंसी है कि आज के जमाने में भी देयर आर अ लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। सेकंड जो हमारा डेफिशिएंसी है दैट इज लैक ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन वही बात आती है कि इंडियन मनी मार्केट में देयर इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड देयर इज योर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इन दोनों में इंटीग्रेशन की कमी बहुत ही ज्यादा है। ये दोनों है एक दूसरे से एकदम ही सेपरेट है। एक जो है प्रॉपर तरीके से रेगुलेटेड है और दूसरा जो है बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है। नाउ सिमिलरली द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट compete with each other rather than coordinating their activities। हमने मनी मार्केट के बहुत सारे कंपोनेंट्स भी पढ़े हुए हैं। अब ये कंपोनेंट्स जो है एक साथ नहीं चलते, ये एक दूसरे के साथ जो है compete करने में ही लगे होते हैं, मतलब इनको जो है कोऑर्डिनेट करके ले जाया नहीं जा रहा है। अगर हम कॉमर्शियल बैंकिंग की ही बात करें, कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते रहते हैं, इन लोगों को जो है ये लोगों को पब्लिक के सर्विस के लिए रखा गया, इंडिया की तरक्की के लिए रखा गया, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया, पर ये लोग क्या करते हैं, ये बैंक्स एक दूसरे में कंपटीशन करते रहते हैं कि भाई नंबर 1 बैंक तू है, नंबर 2 ये है, वो बस एक दूसरे के कंपटीशन में ही लगे रहते हैं rather than showing any cooperation. This is also so even between Indian banks as well as फॉरेन बैंक। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है, कहीं पे भी आपको कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता।
एडिक्वेट इंटीग्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता मनी मार्केट का और वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। तो इन सब में इंटीग्रेशन ही ढंग से हो नहीं पाता, तो चीजें इफेक्टिव होती नहीं। इफेक्टिवनेस कहां से आएगी? कहीं से आएगी ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन की इतनी ज्यादा कमी है। तो ये क्या है? ये एक डेफिशिएंसी है। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्सिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंडिया में हर जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। जो बोरोइंग रेट होता है गवर्नमेंट का, प्लस जो डिपॉजिट लेंडिंग रेट होता है कॉमर्शियल बैंक का और कोऑपरेटिव बैंक का, देख लो सबका जो है एकदम सबका अलग अलग ही रेट चल रहे होते हैं। तो इवन जो रेट जो बैंक टू बैंक भी डिफर करता है। अगर आप कोई भी हाउसिंग लोन ही लेने जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में अलग ही हाउसिंग लोन का रेट चल रहा होगा, पीएनबी में अलग ही रेट चल रहा होगा। अगर हम स्टेट बैंक की बात करें वहां पे अलग ही कुछ और चल रहा होगा। पंजाब एंड सिंध बैंक ले लो, वहां कुछ और ही अलग चल रहा होगा। इन लोगों में कॉपरेशन ही नहीं है किसी भी प्रकार का। लेंडिंग रेट्स में जो है बहुत ही ज्यादा फर्क रहता है। प्लस जो बैंक के जो रेट है वो रीजन लोकेलिटी के हिसाब से भी डिफर करता रहता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? डिफर इसलिए कर रहा है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। उन बैंकों को जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है और दूसरे से आगे बढ़ने के लिए उसको जो है बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट्स वगैरह देने पड़ रहे हैं। बट इन सब में अगेन क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं हो पाता और आपको जो है डाइवर्सिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आरबीआई की हम बात करें तो आरबीआई ने बहुत सारा एफर्ट लगाया है इस मामले में कि भाई इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को वो थोड़ा और बेटर बना सके, थोड़ा और इम्प्रूव बना सके। बट स्टिल वो सिचुएशन अगर हम जो एस्टैब्लिश जो डेवलप्ड मनी मार्केट वगैरह से कंपेयर करें, जैसे कि लंदन मनी मार्केट हो गया, यहाँ पे वैसा जो है वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। Next deficiency is the absence of an organized bill market. Despite the fact that both internal and foreign bills are being purchased and discounted by the commercial banks, and a new bill market scheme has been introduced by RBI under which it rediscounted the genuine trade bill, the bill finance is not popular in this country. तो बिल फाइनेंस की अगर हम बात करें, जो डिस्काउंट मार्केट है वो इंडिया में जो है इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इवन दो आरबीआई ने जो है एक न्यू बिल मार्केट स्कीम तक लॉन्च कर दिया बिल मार्केट को पॉपुलराइज करने के लिए, बट वो जो है बिल्कुल भी सक्सीड नहीं हो पाया ज्यादातर। और इसका ये सक्सेस ना होने का मेन रीजन यही है कि भाई लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है कि बिल आप जैसे ड्रॉ करो, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में डिफरेंट तरीकों से जो है बिल ड्रॉ होता है, जिसके कारण बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। बहुत देखो हर जगह अलग अलग टाइप से बिल ड्रॉ हो रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी तो रही ही नहीं ना। सेकेंड ये है कि जनरल प्रेफरेंस रहता है कैश क्रेडिट और ओडी का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का ज्यादा प्रेफरेंस रहता है। बिल मार्केट इसलिए थोड़ा सा पीछे है। थर्ड और जो इम्पोर्टेंट रीजन है इसके पिछड़ने का वो है कि जो स्टैम्प ड्यूटी रहता है वो काफी ज्यादा जो है हाई रहता है। तो इस कारण जो है लोग जो है बिल मार्केट में घुसने से झिझकते हैं थोड़ा सा, जिस कारण ये जो है उतना ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हो पाया, इवन दो डिस्पाइट द एफर्ट्स दैट आर बीइंग डन बाय आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है हमारा रीजन दैट इज शॉर्टेज ऑफ फंड। दिस इज अनदर डेफिशिएंसी। देखो इंडियन मनी मार्केट में जो शॉर्टेज ऑफ फंड का जो है रहता ही है किस्सा। वो इसलिए किस्सा रहता है, शॉर्टेज ऑफ फंड कब होगा? एक साइड आपका डिमांड है, एक साइड आपका सप्लाई है, यानी कि जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा एक्सीड कर गया। इतना ज्यादा लोग उधारी मांगने आ गए कि हमारे पास उसको मतलब उसको देने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है उसको सप्लाई करने के लिए। सो ये भी अनदर रीजन है कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड। द नेक्स्ट मेन रीजन, द नेक्स्ट डेफिशिएंसी इज द सीजनल स्ट्रिंजेंसी ऑफ फंड। इंडियन मनी मार्केट में जो है सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम नवंबर टू जून, जब फार्मिंग ऑपरेशन, अब देखो फार्म ऑपरेशंस वगैरह सीजन से रिलेटेड होते हैं ना। जब जो सीजन रहेगा उस हिसाब से आपका जो है जो सो किया जाता है, तो वो सारा जो है वो सीजन पे ही डिपेंड करता है। और कुछ सीजन होते हैं वो सब सीजनल एक्टिविटीज में ही आते हैं। सो यहाँ पे जो है
सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड भी आपको जो है देखने को मिलेगा। और ऑफ सीजन में क्या रहेगा, ऑफ सीजन में क्योंकि बैंकों से जो है कोई पैसा उधारी लेने ही नहीं आएगा, तो ऑफ सीजन में बैंकों के पास जो है एक्सेस ऑफ फंड रहेगा। तो ये भी देखो गड़बड़ी है। नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज। इवन तो बैंक वगैरह के ब्रांचेस हर जगह खुलवाए, देखो पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड में, नेशनलाइजेशन से पहले तो भाई बहुत सारी लिमिटेशन थी, बट नेशनलाइजेशन के बाद जो है बहुत सारे बैंकों ने बहुत सारे जगह पे ब्रांचेस खोले हैं। इवन रिमोट लोकेशंस में भी बहुत सारे ब्रांचेस खोले हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन कराने के लिए। बट स्टिल अभी भी जो है काफी सारे ऐसे जगहें हैं जहां पे जो बैंकिंग फैसिलिटीज अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं है, जिस कारण क्या होता है, जो मोबिलाइजेशन ऑफ स्मॉल सेविंग्स रहता है कंट्री साइड का, जो लोग जो है इकट्ठा करके रहते हैं पैसे, वो बस घरों में ही सीमित रह जाता है, वो घरों में ही पड़ा रहता है, वो जो है हमारे इकोनॉमी में घुसता नहीं। इकोनॉमी में कब घुसेगा, जब वो बैंकों से जुड़ेंगे, वो लोग बैंकों से जुड़ेंगे। तो लोग अभी तक सारे लोग जो है बैंकों से जुड़े नहीं है, विच अगेन इज अ डेफिशिएंसी। तो ये कुछ डेफिशिएंसीज है, हमने 7 पॉइंट्स देखे, ये सातों के सातों हमने क्या देखे, ये सातों के सातों हमने डेफिशिएंसीज देखी कि क्या क्या कमी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ रिफॉर्म मेजर्स। इंडियन मनी मार्केट में देखो डेफिशिएंसी तो हम ढूंढ ढूंढ के निकाल ही सकते हैं, बट हमने रिफॉर्म भी काफी सारे ऐसे जगह है जहां पे हमने रिफॉर्मेशन जो है किया हुआ है। काफी सारे ऐसे जगह थे जो कि अंडर डेवलप्ड थे, वो अभी भी काफी जगह अनडेवलप्ड है, बट अंडर डेवलप्ड है बाकी, पर काफी सारे अंडर डेवलप्ड एरिया को हमने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है। द बैंकिंग फैसिलिटीज आर इनएडिक्वेट एंड द कंट्री हैज फेल्ड टू डेवलप मार्केट इन शॉर्ट टर्म एसेट। तो ये तो है ही भाई, तो अब जो गड़बड़े हैं वो तो गड़बड़े हैं ही, बट इन सबको सुधारने के लिए हमारा जो आरबीआई है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कदम वो रखता है। तो आरबीआई ने क्या किया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चक्रवर्ती कमिटी ऑन द रिव्यू ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम एंड द नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, अ फ्यू रिफॉर्म मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया कि बहुत सारे कमिटीज वगैरह बनाए थे। एक तो चक्रवर्ती कमेटी था जिसने कि मॉनेटरी सिस्टम को रिव्यू किया, देन देयर वाज दिस नरसिम्हम कमिटी, उसने जो था फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया को रिव्यू किया। तो इन सब के रिव्यू करने के बाद हमको जो रिपोर्ट सबमिट किया गया, वो रिपोर्ट में जो है काफी सारे, उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो है हमने काफी सारे जो है रिफॉर्म मेजर्स जो है अडॉप्ट की। सो द फर्स्ट रिफॉर्म इज डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो पहले जो था आरबीआई का एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी था, जिसमें आरबीआई ने जो था वो जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल करता था इंटरेस्ट रेट पे, ताकि इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ही ज्यादा हाई ना हो जाए। तो उसके लिए जो था, जो भी डिपॉजिट रेट थे, जो भी लेंडिंग रेट थे, वो सारा रेट जो था उन सब पे एक सीलिंग लगा के रखा था कि भाई इस पर्टिकुलर रेट से ज्यादा वो नहीं जाए, ताकि अबव ना जाए। बट मई 1, 1989 को आरबीआई ने क्या किया, इसको डीरेगुलेट करने का जो है निर्णय लिया, और ये निर्णय वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी। नाउ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर टोल्ड टू फॉलो द मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट रेट। तो अब जो था ये बोला गया कि डीरेगुलेशन किया गया इंटरेस्ट रेट का, और सभी इंस्टीट्यूशन को, सभी जो जितने भी लेंडर्स है उनको बोल दिया गया कि आप जो भी इंटरेस्ट रेट रखोगे इट विल बी रिलेटेड टू द मार्केट, जो भी मार्केट में डिमांड सप्लाई से रिलेटेड जो चलेगा वही आपका इंटरेस्ट रेट भी होगा। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रेडिशनली जो था 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो ओवर द लास्ट ईयर्स जो आरबीआई ने क्या किया, 4 नए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से पहला था आपका 182 डेज का ट्रेजरी बिल, 364 डेज का ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एज वेल एज योर कॉमर्शियल पेपर। तो ये जो था इंट्रोड्यूस हुआ नया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि नए नए तरीकों से जो थे बोरोवर्स जो थे शॉर्ट टर्म बोरोइंग वगैरह कर सकते थे। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए जो था ये बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज था। ये जो बिल्स थे, अगर हम इनके ऑफरिंग्स के बारे में बात करें, द फोर्टनाइटली ऑफरिंग्स ऑफ दीज बिल ब्रिंग इन ₹20,000 करोड़ पर एनम। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसका जो टर्नआउट हमें जो देखने को मिला वो बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिला। सीडीज की अगर हम बात करें, वो भी एक नया इंस्ट्रूमेंट आया। ये इंस्ट्रूमेंट आया हमारा जो
इसके आने के बाद जो है वहां पे भी अगेन बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी पोजीशन में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 1996-97 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि सिंस द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2004-5 द इश्यू ऑफ सीडीज बाय बैंक्स have been started to pick up। बीच में जो था उसका पोजीशन थोड़ा सा स्टडी डिक्लाइन होने लग गया, बट 2004-5 के बाद जो है सीडीज भी जो थे, सीडीज पे भी काफी ज्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। सो भाई नया मनी मार्केट, अब इंस्ट्रूमेंट्स, नए मनी मार्केट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुए, ठीक है। सो जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हो गए तो ऑब्वियसली बोरोवर का जो है बोरोइंग के लिए वो अलग अलग तरीकों से वो जो है बोरो कर सकता है। सो ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हो गया कहानी आपका रिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रेपोज एज वेल एज योर रिवर्स रेपोज। तो ये दिसंबर 1992 में जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैज बीन द इंट्रोडक्शन ऑफ रीपर्चेज ऑक्शंस। रीपर्चेज ऑक्शंस जो है, रीपर्चेज ऑक्शंस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया दिसंबर 1992 में इन गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। रेपोज आर अ रेगुलर फीचर ऑफ आरबीआई's मार्केट ऑपरेशंस। द आरबीआई हैज आल्सो इंपॉर्टेंट रिवर्स रेपोज। रिवर्स रेपोज का मतलब क्या है, टू सेल द डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ऑक्शन एट अ फिक्स्ड कट ऑफ रेट सो एज टू एनेबल द बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड। तो इसकी मदद से बैंक के पास जितना भी सरप्लस फंड है वो जो है पार्क कर सकता है, किसके पास, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो हम इस रिवर्स रेपो और रेपो को आरबीआई जो है एज अ पॉलिसी मेजर भी जो है वो यूज कर रहा है, ताकि जितने भी कॉल मनी मार्केट के रेट है, जितने भी कॉल रेट है उसको प्रॉपर तरीके से स्टेबिलाइज जो है वो कर सके। तो इस पॉलिसी को हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये रिवर्स और रिवर्स रेपो और रिवर्स रेपो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के व्यू पॉइंट से देखें तो। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। Money market mutual fund introduced in April 1991 provides additional short-term avenue for the investor। तो अगेन एवेन्यू है, एक नया जगह है, एक नया एरिया है ये भी इन्वेस्टर के लिए। The portfolio of this consists of short-term money market instrument which also include the rated corporate bonds and debentures with residual maturity of up to 1 year। तो क्योंकि ये सारे शॉर्ट टर्म में, कॉल में, शॉर्ट टर्म वगैरह में चल रहा है, तो हर चीज का जो मेच्योरिटी पीरियड आपका 1 ईयर के, विद इन 1 ईयर ही आपको इसका मेच्योरिटी पीरियड देखने को मिलेगा। और ये हर उन रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर उन सब में जो है ये सब जो चलता है। सो ये जो मनी मार्केट एंड म्यूचुअल फंड जो है ये भी इंटरेस्टिंग काफी है। फिर ये नया एक रिफॉर्म हुआ, दैट इज सेटिंग अप ऑफ डीएफएचआई। डीएफएचआई जो था उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडियन मनी मार्केट को जो है प्रॉपर तरीके से जो एक हर चीज का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, एक तो बैंकों का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन सब का जो है कोऑर्डिनेशन जो है अच्छी तरीके से हो, ताकि शॉर्ट टर्म जो है सरप्लस और डेफिसिट को हम इक्वेट कर पाए। क्योंकि मार्केट में कभी कभी रहता है कि भाई सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड जो है कम हो जाता है, ऐसा ना हो। इन दोनों चीजों को, सप्लाई और डिमांड को जो एक इक्विलिब्रियम में रखने में इसकी ये जो है हमें मदद करता है। तो क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड साइड दोनों को देखता है, इट विल ऑपरेट एज अ लेंडर एज वेल एज बोरोवर। क्योंकि ये दोनों साइड को देख रहा है, वो लेंडर का साइड भी देख रहा है और बोरोवर का साइड भी देख रहा है, इसीलिए इट विल ऑपरेट बोथ एज अ लेंडर एज वेल एज अ बोरोवर। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द रिफॉर्म जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में हमको जो है, इंडियन जो मार्केट है, कौन सा मार्केट, इंडिया का मनी मार्केट है, उसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इसी टॉपिक से हमने इस यूनिट को कवर अप कर लिया है। ये यूनिट बेसिकली, ये यूनिट का नाम ही है फाइनेंशियल मार्केट। तो हमने कॉन्सेप्ट देखा कि फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट किस हिसाब से है, उसके टाइप्स देखे, जिसमें कि हमने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी देखा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमने इसका सिग्निफिकेंस देखा। Then we studied about the characteristic of a developed money market and finally we studied about the Indian money market. Indian money market काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडियन मनी मार्केट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप ज्यादा पढ़ लेना। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इंडियन मनी मार्केट में क्या क्या डेफिशिएंसीज है और किस तरीके से रिफॉर्म मेजर्स भी जो गवर्नमेंट जो है लेके आई,
ताकि इसको जो है हम भी जो है एकदम वो जो एकदम डेवलप्ड इकोनॉमी, हम जो भी एकदम डेवलप्ड वगैरह की तरह मार्केट की तरह हम भी ऑपरेट, ताकि हम लोग भी वैसे ही ऑपरेट कर पाए। तो इसी के साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट होता है, यूनिट 9 विच इज फाइनेंशियल मार्केट। That's it. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.